शुरू कर रहे हैं रिवाइज करना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लेकिन उसको समझने से पहले सबसे पहले, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम थोड़ा ये समझते हैं कि हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है, हिस्ट्री जो है वो हमारे को हमारे वर्ल्ड के बारे में, उसके पहले क्या क्या चीजें हुई हैं, हमारी रूट्स क्या है, वो सारी चीजें समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड जज वाइजली। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर रूट्स। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन सेइंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि नेपोलियन फिर से आ जाएगा, ठीक है, या हिटलर फिर से आ जाएगा, लेकिन वैसे पैटर्न्स हमारे को फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री से नोन हैं, अगर जानते हैं, तो अक्सर हमारे को देखने को मिलता है कि अरे ऐसा सा कुछ ही पहले भी हुआ था। ठीक है, तो वो हमारे को हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में कि जब पहले ऐसा कुछ हुआ था तो उसके क्या कंक्लूजन निकले थे, क्या आउटकम निकले थे, कहीं हम फिर से वैसा ना हो। ठीक है, तो वो हमारे को पैटर्न रिकॉग्निशन में काम आता है। हिस्ट्री डिस्क्राइब्स द पास्ट मिस्टेक्स ऑफ सिविलाइजेशन सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स। ठीक है, चलो अब हम इस चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहली चीज है कि नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म होता क्या है? तो सबसे पहली चीज समझनी है कि नेशनलिज्म कोई चीज नहीं है जिसको तुम थैली में डाल के ले जाओगे। नेशनलिज्म एक फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है। ठीक है, और वो इमोशन क्या है? देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का। ठीक है, कि ये जो देश है, ये धरती मेरी माँ है। ठीक है, ऐसी जो फीलिंग है वो है नेशनलिज्म की फीलिंग। इट इज द डिवोशन टू वंस नेशन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये नेशनलिज्म की भावना आई लोगों के अंदर, यूरोप के अंदर। ठीक है, और एक पॉइंट तुम्हारे को शुरू से ही याद रखना है, वो ये है कि किसी भी देश की भक्ति करने के लिए, देश के बारे में ये फीलिंग आने के लिए कि ये धरती मेरी माँ है, मैं देश के लिए जान दे दूंगा, उसके लिए स्पेसिफाइड नेशन बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्पेसिफाइड नेशन बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड नेशन बाउंड्री का क्या मतलब है कि अब कोई बोले कि मैं इंडिया के लिए अपनी जान दे दूंगा, मतलब भारत माता ये है वो है, अबे तो भारत की जो बाउंड्री है वो डिफाइंड होनी चाहिए ना, कि कहां तक जान दे देगा। ठीक है, कहीं अफगानिस्तान की धरती के लिए जान दे बैठे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्पेसिफाइड नेशन बाउंड्री जो है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाती है नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में। अब क्योंकि हम यहां पर इंडिया वगैरह की बात नहीं करेंगे इस चैप्टर में, सिर्फ यूरोप की बात करेंगे, तो आज जो यूरोप है वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। ये 44 कंट्रीज का ग्रुप है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, और यहाँ पे 24 से भी ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लेकिन जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, उस समय पर यूरोप ऐसा नहीं दिखता था। तब वो कैसा था? बट इट वॉज नॉट सो बिफोर मिड 19th सेंचुरी, 1850 के आसपास। यहाँ पर अलग अलग एम्पायर्स थे जिनको राजा महाराजा रूल किया करते थे, और मोनार्की सिस्टम जो है वो यहाँ पर चलता था। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे, इस चैप्टर के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि कैसे, देखो जब राजा महाराजा वाला सिस्टम होता है तो सबसे जो फाइनल ऑर्डर होता है वो किसकी बात मानी जाती है? राजा की। ठीक है, कि राजा ने बोला है कि लाल कलर के कपड़े पहनने हैं तो पहनने हैं। तो तब लोग देशभक्ति नहीं करते, क्या करते हैं? राजा भक्ति करते हैं। ठीक है, कि राजा ने बोला है लाल कपड़े पहनने हैं तो पहनने हैं। ठीक है, मेरा कथन ही है वचन, बात समझ में आई? वो राजा वाली ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लोगों के दिमाग में, मन में ये फीलिंग आई, चेंज की फीलिंग, कि हमारे को राजा की भक्ति नहीं करनी, देशभक्ति करनी है। बात समझ में आनी है? बात समझ में आ रही है? वी विल स्टडी अबाउट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू पीपल्स इंटरेस्ट। ठीक है, कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, लोगों में ये फीलिंग आई कि यार राजा तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है, अपने फायदे के लिए सोच रहा है, हमारे को उससे थोड़ा अलग ये देखना है। क्योंकि देखो कोई भी देशभक्ति का मतलब है देश के लिए प्यार, बलिदान देने की, वो सैक्रिफाइस की फीलिंग। ठीक है, प्यार हमेशा टू वे होता है। क्या होता है? टू वे होता है। मान लो कि राघव जो है अपना, ठीक है, ये किसी लड़की से प्यार करे जा रहा है, पर वो बिल्कुल सामने से, वो तो बिल्कुल प्यार कर नहीं रही, ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। तो एक टाइम के बाद कभी ना कभी इसका दिल जो है वो टूटेगा, वो कहेगा भाड़ में जाए यार। ठीक है, हाँ, इससे अच्छी तो मेरी पड़ोसन है। ठीक है, कम से कम मैं उसे चाहे इतना भाव नहीं देता पर वो मेरे को प्यार तो करती है। ठीक है, अच्छा जरा चुप रहो। ठीक है, पर वो कम से कम मेरे को प्यार तो देती है। क्या हो गया अगर उतनी खूबसूरत नहीं है तो? ठीक है, अब इसी तरीके से जब मोनार्की सिस्टम था तो लोग राजा की भक्ति करते थे, पर धीरे धीरे उनके मन में ये फीलिंग आई कि यार राजा हमारे को बदले में क्या दे रहा है? गाली, पनिशमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि नहीं यार, राजा जो है उसकी अंधभक्ति करना इज नॉट द सॉल्यूशन, हमारे को कुछ डेमोक्रेटिक वे में दुनिया में आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे।
ठीक है, चलो अब इस चैप्टर के अंदर अभी हमने सबसे पहले समझा नेशनलिज्म क्या होता है, उसके बाद हम सबसे पहला टॉपिक आज कवर करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का। फिर हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे जो नेशनलिज्म की भावना है वो फैली पूरे यूरोप में। फिर पढ़ेंगे एज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म। ये थोड़े लास्ट के टॉपिक है, इजी टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का शुरू करते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो है अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पहली ऐसी चीज थी जिससे कि नेशनलिज्म की भावना लोगों के मन में आई। ठीक है, ये वाली चीज हमने 9th में भी पढ़ी है। ठीक है, कि किंग लुइस 16 का राज्य चल रहा था फ्रांस के अंदर और वो अंधा खर्चा करता था, लोगों की केयर नहीं करता था, उसकी वाइफ भी बहुत खर्चा करती थी और वो बैंकरप्ट हो गए थे, उन्होंने डेब्ट ले रखा था दूसरे देशों से। तो इस वजह से लोगों के अंदर ये फीलिंग आई, क्या आई? ये फीलिंग आई कि यार ये राजा हमारे बारे में सोचता नहीं है, इस वजह से हमारे को इसको हटाना पड़ेगा और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का फायदा ये होगा कि हम ऐसे लोगों से गवर्न होना पसंद करेंगे जिनको हमने ही चूज किया है और जो हमारे बारे में सोचे। ठीक है, जिनकी लाइफ हमारे से रिलेटेबल हो। रिलेटेबल हो मतलब देखो, डेमोक्रेसी के अंदर ये जो राजा होता है, पहले जो राजा वगैरह मना करते थे, जैसे लुइस 16 जो था वो पहले से ही राजा के घर में पैदा हुआ था और ये सारी चीजें, तो उसको दुनिया की सारी लग्जरीज मिली थी शुरू से। ठीक है, तो इस वजह से वो नॉर्मल पब्लिक की प्रॉब्लम से कभी रिलेट नहीं कर पाया, उसको कभी पता ही नहीं था पैसे की कमी ये भी कोई चीज होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है उसमें एक ऑप्शन होता है कि कल को अगर मान लो जॉय बनना चाहता है, आज मतलब अगर ये सोचे कि मैं तो जो है प्रधानमंत्री बनूंगा अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, कि लक है, ये है, वो है, पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, पर ऑप्शन है, ऑप्शन खुला हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन अगर तुम मान लो किसी, हम यही फ्रांस में पैदा हुए होते इस टाइम पे, तो मान लो ये हम ऐसे नॉर्मल घर में पैदा हुए हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम कभी राजा बनेंगे या हम कभी कोई गवर्न करने वाली बॉडी बनेंगे? नहीं। ठीक है, क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए उस ब्लड के अंदर। ठीक है, चलो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? 1789 में स्टार्ट हुआ था और ये फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था कि किंग लुइस 16 से लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, तो फ्रेंच पीपल डिमांडेड एबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट हुए, जिनको डिटेल में हम 9th के चैप्टर में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट हुए और फाइनली लोगों ने किंग लुइस 16 को भगा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है उसको ले आए। ठीक है, अब स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो पहला स्टेप लेना होता है किसी भी डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, वो होता है कॉमन आइडेंटिटी। क्या होता है? कॉमन आइडेंटिटी। जैसे अगर हम देखें तो मान लो कोई इंसान तमिलनाडु में रहता है, ठीक है, या मान लो कोई इंसान कश्मीर में रहता है और कोई दिल्ली में रहता है। ठीक है, हो सकता है तीनों अलग लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, हो सकता है तीनों का खाने पीने का स्टाइल अलग तरीके का हो सकता है तीनों कपड़े अलग पहनते हो, लेकिन तब भी तीनों क्या हैं? इंडियन है। क्या है? इंडियन। अब कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा ऐसा धागा है जो कि उनको इंडियन बनाता है? ठीक है, तो एक कॉमन आइडेंटिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उसी तरीके से जब इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वहां पर फ्रांस में, असेंबली क्रिएट करी, तो इनको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले सब लोगों के अंदर एक फीलिंग लानी जरूरी है कि हम सब फ्रेंच मैन विमेन हैं। ठीक है, कि हम फ्रांस में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, कैसे किया उन्होंने? नॉर्मल लोगों ने बनाई है। हाँ, नॉर्मल लोगों ने मिलके, ठीक है, असेंबली बनाई। नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन करी गई। एक स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट एंड नेशनल असेंबली वाज फॉर्म। तो जगह जगह से मिनिस्टर्स को चूज किया जो उन्हीं लोगों में से थे और एक वो पार्लियामेंट टाइप चीज बनाई। फ्रेंच को नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया कि सब लोग जो है फ्रेंच में, जो भी ऑफिशियल वर्क्स होंगे सब फ्रेंच लैंग्वेज में होंगे। और कंस्ट्रक्शन हुई यूनिफॉर्म लॉज की। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज का क्या मतलब है? ऐसे लॉज जो कि सबके लिए इक्वल है, चाहे सलमान खान किसी को गोली मारे, ठीक है, चाहे संदीप किसी को गोली मारे, ठीक है, दोनों जज के आगे इक्वल है। ठीक है, दोनों का एक ही तरीके से जो है ट्रायल किया जाएगा। अगली चीज क्या है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी इनको हटा दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? देखो, जैसे जो फ्रांस है उसी के अंदर छोटे छोटे बड़े सारे सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, लेकिन पहले क्या होता था राजाओं के समय में कि एक स्टेट के अंदर ही, फ्रांस के अंदर ही, मान लो हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो हो सकता है कि टैक्स देना पड़ता था कि यहाँ पे ये वाले राजा की थोड़ी टेरिटरी थी, अब यहाँ आ गए। ठीक है, लेकिन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो है ये सारी हटा दी गई पूरे फ्रांस के अंदर। अगर तुम घूम रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो तुम्हारे को कोई और टैक्स टूक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
ये सारी चीजें हुई। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी फ्रांस के अंदर, तो ऑब्वियसली उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें या न्यूज लेटर्स, ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से जब ये चीजें फ्रांस में हो रही थी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को, जो बाकी यूरोप के अंदर जहां पे राजा महाराजाओं वाला सिस्टम चल रहा था, वहां पर भी धीरे धीरे उड़ते उड़ते ये खबरें पहुंचने लग गई थी कि सुने वहां के लोगों, राजा उनको तंग करता था, राजा को उठा के पटक दिया। ठीक है, अब जब ये बातें यहां पर फैलने लगी, तो देखो, राजा और महाराजाओं से सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? अमीर आदमी या गरीब आदमी? गरीब आदमी। ठीक है, गरीब आदमी। तो गरीब लोगों के कानों में, ये मान लो साइड में कोई एम्पायर है फ्रांस के, उसके कान में ये बात जाने लगी, ठीक है, कि अरे तुमने सुना है फ्रांस में सब लोगों ने मिलकर राजा को, क्या बात है, ये हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो वो गुटबाजी करने लगे। क्या करने लगे? गुटबाजी। मतलब ऐसे ग्रुप बना के ये बातें बोलने लगे, कुछ अपने प्लान्स बनाने लगे कि यार हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर वो भी हमारे ऊपर फालतू के टैक्स इंपोज करेगा, परेशान करेगा, तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लोगों के मन में ये बात थी ही नहीं, लोगों के मन में ये आइडिया था ही नहीं कि अरे राजा को भी तो हटाया जा सकता है, कि डायरेक्टली राजा को ही उड़ा दिया। ठीक है, अब देखो, तुमने बागबान पिक्चर देखी है? बागबान देखी है? नहीं देखी। बागबान पिक्चर में क्या होता है कि बच्चे होते हैं, माँ बाप को घर से उठा के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल इतनी ही कहानी है, बड़ी खतरनाक पिक्चर है, घर वालों के साथ बैठ के कभी मत देखना। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है। अब देखो क्या है, जब तक मैंने बागबान नहीं देखी थी, मेरे को पता ही नहीं था ये ऑप्शन होता है, घर वालों को भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, जो बाकी एम्पायर्स थे उनके दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं थी कि अरे राजा को ही उड़ा दो, ये तो क्या बात है, प्रॉब्लम ही खत्म। ठीक है, तो क्या हुआ कि when the news of such laws started spreading throughout the Europe, a desire for the feeling of nationalism grew in other regions of Europe as well. ठीक है, कि बाकी जो यूरोप के रीजन्स थे उनके भी कानों में ये बात पहुंचने लगी और उनमें भी डिजायर है कि यार हमें भी आजाद होना है। ठीक है, हमें भी इसकी ये जो गलत काम हमारे साथ कर रहा है, या जो तंग कर रहा है, या जो टैक्सेस इंपोज कर रहा है, हमें भी इनसे आजाद होना है। ठीक है, हमें भी नहीं रहना, राजा की भक्ति नहीं करनी, हम अपना अलग देश बनाएंगे जहां पर एक रूल बुक होगी और हम उन रूल्स को फॉलो करके जिएंगे। आहा, क्या आइडिया है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ज्यादा नेशनलिज्म के आइडिया को फॉलो किया फ्रांस के बाहर बाय फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स। क्या बनाए उन्होंने? अब जैकोबिन क्लब्स क्या था? जैकोबिन क्लब्स जो थे वो जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहां पर के जो लोग हैं, अक्सर कभी नाई की दुकान पे, कभी सैलून पे, कभी पेड़ के नीचे, कभी ताश खेलते हुए, ये सारी वो बातें किया करते थे कि सुना है फ्रांस में कैसे हो रहा है, वहां के लोग बड़े तेज है यार, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अब जब किसी देश के अंदर ऐसी बातें चल रही होंगी, ठीक है, कि यार एक काम करते हैं, राजा को ही उड़ा देते हैं, या राजा के साथ ऐसे कर देते हैं, तो राजा कोई ऐसे पागल तो है नहीं, क्योंकि उसके पास भी पुलिस वगैरह सारी चीजें हैं, तो उसके कानों तक ये बात पहुंच जाए। ठीक है, कि मेरे ही देश के लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ थोड़े षड्यंत्र बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग तंग किया करते थे लोगों को कि तुम्हें ग्रुप बना के खड़े होना अलाउड नहीं है। तो ये बात फिर फ्रांस वालों को पता लगी, उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं अलाउड भाई, हम भेजेंगे अपनी आर्मी, हम देंगे इन्हें अपनी सिक्योरिटी, हेल्प करेंगे। हाँ, हम हेल्प करेंगे इनको जैकोबिन क्लब्स रन करने में और अपने राजाओं के खिलाफ रिवोल्ट करने में, प्रोटेस्ट करने में। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दीज वर पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। ठीक है, फ्रेंच आर्मीज वर सेंट टू अदर यूरोपियन लैंड्स टू प्रोटेक्ट जैकोबिन क्लब्स एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो फ्रेंच आर्मी जो है वो गई अलग अलग वहां पे कि अगर जैकोबिन क्लब्स हैं, उनको कोई वहां के राजा की जो पुलिस वगैरह है, जो मिलिट्री है, वो तंग कर रही है कि नहीं करना, तो इन्होंने वो कहते हैं हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, भाई करो करो, तुम्हारा राइट है, हक है तुम्हारा आजादी के बारे में सोचना। ठीक है, अब फ्रांस के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है और वो दूसरे जो आसपास के एम्पायर्स हैं वहां पर भी डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे की भलाई करते करते गलती से अपनी ही खराब हो गई हालत। क्या हालत खराब हो गई? सडनली एक आदमी आया, नेपोलियन। कौन आया? नेपोलियन। उसने कहा हटाओ बे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नौटंकी मचा रखी है, मोनार्की सबसे बेस्ट है, डिक्टेटरशिप सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी तो एस्टेब्लिश कर ली फ्रांस में, लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद जो ग्रोथ थी ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो थोड़ी रुक गई थी। ठीक है, स्लो हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, रुक गई थी। ठीक है, तो इस वजह से आया नेपोलियन। नेपोलियन एबॉलिश्ड डेमोक्रेसी एंड री एस्टेब्लिश्ड मोनार्की।
ठीक है। लेकिन नेपोलियन वाली मोनार्की जो है वो फ्रांस के लिए पॉजिटिव साबित हुई। क्या हुई? पॉजिटिव साबित हुई। बट इट प्रूव टू बी फ्रूटफुल फॉर द कंट्री बिकॉज ऑफ हिज गवर्नेंस, क्योंकि अब वो अपना स्पेशल तरीका लेकर आया गवर्न करने का, जिसको कहते हैं नेपोलियनिक सिविल कोड। क्या कहते हैं? नेपोलियनिक सिविल कोड। नेपोलियनिक सिविल कोड जो है ये तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसमें नेपोलियन ने क्या नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी फ्रांस के अंदर विच वर फ्रूटफुल फॉर द कंट्री। सबसे पहला क्या था? चाहे नेपोलियन खुद एक मोनार्क था, एक राजा था, पर वो लेकर आया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या लेकर आया? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है। ऑल सिटीजन्स वर ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस। दूसरी चीज वो क्या लेकर आया? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। देखो पहले क्या होता था कि सारा लैंड जो है वो राजा का है। किसका है? सारा लैंड राजा का है, और क्योंकि वो तुम्हें उस लैंड पर खेती करने दे रहा है, दुकान चलाने दे रहा है, काम करने दे रहा है, तो उसके बदले में राजा को, लोगों को देना पड़ता था, राजा को टैक्स। क्या देना पड़ता था? टैक्स। ठीक है। लेकिन उसने ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आया और फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब यही है कि किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती फ्यूडल सिस्टम में। ठीक है। सब जो है नौकर है राजा को। ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है? ऑल लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, सो ऑल फार्मर, ट्रेडर, बिजनेसमैन हैव टू पे टैक्स फॉर यूजिंग द लैंड। ठीक है। अब नेपोलियन का जो राज्य था उसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये था कि फ्रांस ने बहुत डेवलपमेंट करी और अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, क्योंकि नेपोलियन की थिंकिंग ये थी कि ज्यादा से ज्यादा अपना लैंड एरिया इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है? कि जो साथ वाला एम्पायर है मान लो उस पर अटैक कर दिया तो अपनी टेरिटरी इंक्रीज करना। ठीक है। और वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको स्लेव्स बना लिया, और वहां पर जो रहने वाले लोग थे पहले उनके ऊपर ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नेपोलियन के राज्य में क्या था पॉजिटिव पॉइंट? कि फ्रांस ने बहुत ज्यादा डेवलप किया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, सिटीजन बहुत ज्यादा हैप्पी थे क्योंकि कंट्री प्रोग्रेस कर रही थी, उनको फ्री के स्लेव्स मिल रहे थे, टैक्सेस मिल रहे थे दूसरी कंट्रियों से। और नेपोलियन की थिंकिंग ये थी कि कॉन्कर करेंगे ज्यादा से ज्यादा लैंड्स को, और जिनको कॉन्कर किया है जो बाहर वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे, उनको लूटेंगे, उनका खून चूसेंगे। लेकिन अब अगर मान लो कोई देश बहुत ज्यादा दूसरे देशों पर अटैक करना चाहता है तो उसको आर्मी तो चाहिए होगी। ठीक है। आर्मी तो ज्यादा चाहिए होगी। तो नेपोलियन के राज्य का यही नेगेटिव पॉइंट था कि जो भी जवान लोग थे उनको फोर्सफुली आर्मी ज्वाइनिंग करवाया करता था। ठीक है। तो नेपोलियन का नेगेटिव पॉइंट यही है कि फोर्सफुल आर्मी ज्वाइनिंग, और फ्रेंच आर्मीज कॉन्कर्ड फॉरेन लैंड्स एंड इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन द पीपल। ठीक है। अब ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात पूरी खत्म कर दी।